हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 9वां दिन है, ठीक है, और कंसेप्ट के साथ हम क्लियर कर रहे हैं अपने सभी क्वेश्चनों को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो। ठीक है मेरे भाई, एनसीईआरटी डिपेंड होते हैं मेरे सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से देख भी चुके होंगे। 6 to 10th क्लास तक की जितनी भी मैंने अपनी क्लासेस करवाई हैं तीनों सब्जेक्टों की, विद क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ जो करवाए थे, वहीं से क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे आपको पहले बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ करके वहां उनके जो किस टॉपिक पर वो क्वेश्चन उठे हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, क्या पता उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछने लगे। ठीक है, हालांकि कई बार तो रिपीट भी कर देता है, पर लेकिन उससे ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप फिर दोबारा से अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए उस क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, पहले नहीं हुआ तो अब की बार तो पार कर ही दोगे। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा है कि आप 55 + 101% लिया हुआ, अगर टॉपिक और कंसेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर होता चल रहा है आपको मेरे द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास को। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक कंसेप्ट को, टॉपिक को, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझना। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतरे थे, कब उतरे थे? ठीक है, ये जुलाई 1969 में, सितंबर 1969 में, प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, जुलाई 1970 में या सितंबर 1970 में, तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है जुलाई 1969 में वो उतरे थे। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनका पहला कदम था चंद्रमा पर। मैं बताता चलूं, पॉइंट वाइज आपको क्लियर करता चलूं, एक मिनट रुके। हाँ, ये रहा। ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, इनके साथ दो बंदे और थे, इन कमेंट उनका मुझे नाम बताना सर। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये 21 जुलाई, 20 जुलाई, 30 जुलाई, इस प्रकार से फंसा सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का आधार कहा जाता है? मतलब जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन क्या है आज के समय में? सूचना प्रौद्योगिकी है, या फिर कपड़ा उद्योग है, या कृषि है, लोहा या इस्पात है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाता है डी, लोहा एवं इस्पात उद्योग आज के समय में मोस्ट इंपोर्टेंट है। आधुनिक उद्योग जो है उसका आधार माना जाता है। ये 101% आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जो कृषि था ये आपको पता होगी, फर्स्ट योजना जो आई थी हमारी, ठीक है, तो उसमें इसको प्रॉपर तरीके से जगह दी थी। ठीक है, और मैं बता दूं इसके बारे में, इस बात का को अक्सर आधुनिक उद्योग का आधार कहा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग सभी वस्तुएं तो लोहे और स्टील से बनी ही होती है, आपको पता है। यह इन धातुओं का उपकरण और मशीनरी के साथ ही बनाया जाता है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हमारा आधार यही है, हमारी बैकबोन यही है, रीढ़ की हड्डी यही है, कुल मिलाकर ये है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोना केवा हवाई, ये इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुन लेना मैं क्या बताने जा रहा हूं। समुद्र के नीचे एक पर्वत जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में अधिक ऊंचा है, किस महासागर में पाया जाता है? आपको दिख भी रहा होगा ये। ठीक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे की तरफ है। ठीक है मेरे भाई, ये पहाड़ ऐसा नहीं है कि समुद्र है और समुद्र में जितना दिखाई दे रहा यही बस थोड़ा सा ही होगा, नीचे देखो इसकी जड़। ठीक है, मोना केवा हवाई इसका नाम है ये। ठीक है, हिंद महासागर में दिखता है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में या आर्कटिक में? तो ये प्रशांत महासागर में फैला हो, मतलब प्रशांत महासागर में के अंतर्गत मिलता है, जिसका नाम है मोना केवा हवाई। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, सभी 5 महासागरों में से आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम एक देश पर पड़ा है, तो वो है हिंद महासागर। ठीक है मेरा भाई, सभी चीज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, प्लूटो को निम्नलिखित में से किस वर्ष में बौना ग्रह घोषित किया गया? 2000 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में? बहुत से बच्चे बी करके आते हैं, लेकिन सी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है मेरा भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे प्लेटो समेत। ठीक है, प्लेटो समेत 9 ग्रह हुआ करते थे, हमारे 8 ग्रह हैं इसके बाद। मैं बता दूं इसके बारे में, कुछ समय पहले अगस्त 2006 प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था। ठीक है, प्लेटो को क्यों हटाया गया इन्हें प्रॉपर तरीके से बता दी गई। मैंने क्लास में टॉपिक क्लियर कर चुका हूं मैं कई बार। मैं बता दूं, प्लेटो जो था ये ग्रह था, लेकिन ये एक दूसरे ग्रह के रास्ते में आ जाया करता था। ठीक है, तो इसको इसलिए हटा दिया गया।
ठीक है, ये छोटी सी बात बता दी मैंने, प्रॉपर क्यों हटाया गया, मेन मुद्दा यही था। तो हालांकि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो थी उसकी एक बैठक हुई, उसने निर्णय लिया कि प्लेटो को अन्य खगोलीय पिंड की तरह सेरेस 2003 UV313 हाल ही के दोनों में खोजा गया था, जो जिसे बौना ग्रह कहा जाना या उसमें शामिल। टोटल कितने बौना ग्रह हैं आपको पता है कुछ? मैं आगे क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसको भी प्रॉपर तरीके से बताता चलूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघु पाषाण उपकरण किस युग से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए लघु पाषाण युग, ठीक है, मध्य पाषाण युग में, पुरापाषाण युग में, नवपाषाण युग में, ऐतिहासिक युग में। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने एक छोटे दे रखे PMN, मतलब PMN से नाम याद कर सकते हो, जिसको पैलोसिटिक एज, मेसोथेलिक एज, नियोलिथिक एज, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो ट्रिक वाइज। पुरापाषाण युग, नवपाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो यहाँ पर जो ये लघु पाषाण है इसको मध्य पाषाण युग के अंतर्गत पाया गया था, मतलब इसके संबंधित रखता है लघु पाषाण, ठीक है मेरे भाई। इसके बारे में लिखा भी हुआ है मध्य पाषाण युग के बारे में। मध्य पाषाण युग का हुआ जो युग तक जो कार्यकाल था पूरा समय 12,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष के बीच में था, 12K to 10K, ठीक है, इनके बीच में कार्यकाल मध्य पाषाण युग जिससे रिलेटेड है लघु पाषाण, ठीक है मेरे भाई, मैंने लिख भी रखा, आप पढ़ सकते हो नोट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजवंश के तहत किसानों की बस्तियों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो नाडु, मुवेंदेलन, पुर या तालुका, आपको पता होनी चाहिए। मैंने प्रॉपर तरीके से सभी राजवंश, राजधानियां और उनके कौन संस्थापक है, ये सभी चीजें आपसे पहले के सभी टेस्ट सीरीजों में करवा चुका हूं, ठीक है। नहीं ली जिस भाई ने, जिस बहन ने, वो प्रॉपर तरीके से ले सकता है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चोल राजवंश के तहत की बात कर रहा हूं मैं, किसानों की जो बस्तियां थी वो उर के रूप में जानी जाती थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ध्यानपूर्वक सुन लेना, ओसाका, टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी। आप सभी को पता होगी ओसाका को माना जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। जापान का मानचेस्टर ओसाका है, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है, मतलब पूर्व की तरफ, ठीक है। और मैं बता दूं जो पूरे विश्व का मानचेस्टर है वो मानचेस्टर इंग्लैंड में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मानचेस्टर मतलब सूती वस्त्र का उद्योग होते हैं, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिलान करने सथल और सथान के, ठीक है। जिस बच्चे को इनमें से किसी भी सथल का पता है, सथान का पता है, कौन सा सथल किस स्थान पर है, तो तुरंत आंसर दे देगा। मैं बता देता हूं, भीमबेटका कहां पर है, राजगृह कहां पर है, इनाम गांव कहां पर है, ब्रह्मगिरी। ये सभी मैंने हिस्ट्री में प्रॉपर तरीके से बताए हुए हैं, पर लेकिन फिर बता देता हूं। भीमबेटका, अगर आपको एक भी बताना है, जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका का मतलब भीमबेटका कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक आचार ढूंढो, एक आचार हीरा, ठीक है, और हीरा, मतलब और सभी तो कट्टे हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब दो ऑप्शन रह गया अपने पास, ठीक है। और राजगृह बिहार में है, ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक है, अभी तो सेम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इनाम गांव। इनाम गांव अगर आपको पता है महाराष्ट्र में है तो तुरंत यहाँ पर फंस जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर। तो सी का 1 तो और डी का 2 हो जाता है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर अपना सी, और डी काट दो इसको, और ए 4, बी 3 और सी 1, डी 2 के साथ ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। इंपोर्टेंट है, आपसे और नहीं तो रिलेटेड पूछ सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। 2 ऑप्शन और अदर्स दे दे, 2 ऑप्शन पता है तो 2 अदर्स दे देगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 2 तो याद रहेंगे, उसको मिला लेना, तुरंत आंसर दे दोगे आप, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल में बौना ग्रह, अभी करवाए थे आपको, ठीक है। तो ये बौना ग्रह के बारे में डिस्कस कर देता हूं। एरिस है, सीरस है, प्लेटो, तो इस सभी के सभी है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। 5 ऐसे बौना ग्रह हैं हमारे। मैं बता देता हूं अपने भाइयों को कि हमारे सौर मंडल में प्लेटो, साइरस, एरिस, मैकमैक और होमिया 5 बौने ग्रह शामिल हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। कल मैंने छल्ले को बताया था, किस ग्रह के ऊपर छल्ला पाया जाता है, घेरा पाया जाता है, तो वो है सैटर्न, शनि, ठीक है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, निशान लगा लेना। सभी के सभी पांचों को दे सकता है आपको, ठीक है। इनमें से कौन नहीं है ऐसे पूछ सकता है बौना ग्रह, ठीक है। तो आप पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम पर जो चैनल है अमित सर जी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर मैं दे रखता हूं, वहां से क्लिक करो, सीधा टेलीग्राम पर ज्वाइन मत करो, पीडीएफ ले लो और रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, बिल्कुल फ्री है सब कुछ मेरे भाइयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोला जाता है, स्थापित की गई थी 1915 में, 1907 में, 1911 में, 1913 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 1960। आइए मैं थोड़ा बता देता हूँ उनके बारे में। 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, ठीक है। टाटा, जिसको टिस्को कहा जाता है, निजी स्वयं मतलब प्राइवेट था, ठीक है मेरे भाई। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, जो दो नदियां हैं, अक्सर अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है, कि संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बाद में साकची का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जमशेदपुर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार से, किसी भी स्लाइड के अंदर किसी भी क्वेश्चन में आप मेरे से टेलीग्राम से बात कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यहां देख लेना ध्यानपूर्वक। इसमें से ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करनी है आपको, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से महाद्वीप आपको सूट करता है, मतलब मिलान लगाने। तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, कौन सा इनमें, मैंने निशान भी लगा रखा, ऑस्ट्रेलिया है वैसे तो, पर लेकिन आप इसकी खूबियां जान लो। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है एक तो, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। मैं बता दूं इसमें, कोई नहीं क्या हो गया, दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। यही महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। फिर इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप क्यों, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र ने घेर रखा है मेरे भाई, तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। सिंपल, मैंने इसके पॉइंट भी ले रखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, 1 पॉइंट। यह पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, 2 पॉइंट। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, यह समुद्र से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप निशान लगा सकते हो। ये दे रखा मेरे यहाँ भी, और इंग्लिश में भी दे रखा है, ठीक है भाई। अब आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों ही रेखा गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये रही, ठीक है मेरे भाई। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और विषुवत रेखा, ठीक, तीनों ये 30.5 डिग्री, ये 0 पर, और यहां पर भी 23.5 डिग्री। नीचे कौन सा है, दक्षिण। ऊपर कौन सा, उत्तर। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे जो भारत में गुजरती है वो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ये सभी चीज मैं बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा किस राज्य में गुजरती है, राजस्थान। सबसे कम राजस्थान, सबसे ज्यादा कौन सी, मेरा मध्य प्रदेश में, ठीक है मेरे भाई। इंपोर्टेंट है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में से, जो नॉर्थ ईस्ट कहने वाले जो राज्य है, उनमें से दोनों में से कौन सी जो कर्क रेखा, कौन से दो राज्यों में से गुजरती है रेखा, कर्क रेखा। तो वह है आपका मित्र के नाम से, मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको ट्रिक बता रखी है, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। ये इंपोर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। सभी पॉइंट क्लियर कर दे हैं, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत आ रही हो या थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दोबारा से देख सकते हो आप, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो आप। एडुसेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक तो, ठीक है। एडुसेट से क्या अभिप्राय है आपका, यह सौर, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, ये बिल्कुल गलत है। एक शुद्र ग्रह है, शुद्र ग्रह मतलब कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एस्ट्रॉइड के ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से क्लास बता रखी है विश्व अफेयर की क्लास में, ठीक है। एक शुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में, कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ पर सी इधर राइट आंसर हो जाता है। मैं ज्यादा ना पढ़ते हुए सीधे चलते हैं अपनी बात पर। GS83, जिसे एडुसेट के नाम से जाना जाता है, स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा तक दूरदर्श कक्षा शिक्षा के लिए यह छोड़ा गया था। यह पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है। और लॉन्च की तारीख थी 20 सितंबर 2004। ये आपको पता होनी चाहिए, सभी चीजें इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरा। इसके सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। एडुसेट क्या है, ये भारतीय शिक्षक उपग्रह है, आपको पता होनी चाहिए। 2004 में 20 सितंबर को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 पर्वत पनामा के इप्सन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो कौन से जोड़े हैं, मतलब कि उत्तरी अमेरिका इज द राइट आंसर, मैंने दे रखा है इसका आंसर। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है पनामा। मैं थोड़ा सा लिंक करके बताऊंगा आपको भाइयों को। तो यहाँ पर तो है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है साउथ अमेरिका। तो जो बॉन्ड है ना इनका, मैं थोड़ा सा 1 मिनट, जो मैंने पहले जो मैप निकाला था उसको निकाल देता हूँ, जिसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ, इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको मैं झूम कर दूं, ये देखो, ठीक है, झूम करके ये पनामा आ गया। तो इसी को, यह महाद्वीप यह पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, आपको पता होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा
महाद्वीप है ये आपको पता होना चाहिए, ये ऊपर वाला। और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह दक्षिणी अमेरिका में एक संकर स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। इंपोर्टेंट है सभी के सभी पॉइंट, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यहीं से पूछ लेगा आपसे, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन है, क्या पता यहीं से उठा ले, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो आज का क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूं, जैसे हर रोज बताता हूं, एक नया क्वेश्चन कमेंट में बताते देख रो, सर्च तो कर ले करो कुछ ना कुछ, ठीक, कुछ तो कष्ट करो। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? गंगा घाटी की कहोगे या नर्मदा घाटी या पेडागोगी का क्वेश्चन लगा लो आप एक प्रकार से, सिंधु घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इसका आंसर मुझे इन कमेंट मुझे बताना मेरे भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। इसके जो मैंने पहले भी बताया, चलो छोड़ो उसको, कोई नहीं। तो आज के क्वेश्चन के अंतर्गत इतने इतने क्वेश्चन थे मेरे, ठीक है, आज की क्लास के अंतर्गत। तो जैसा मेरा सेशन, जैसी मेरी क्लास रही है और जिस प्रकार से मैं पूरी मेहनत से, अपने लगन से, पूरे डीपली वाइज, कंसेप्ट वाइज प्रीवियस ईयर को उठा करके उनके टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ, वो सभी समझ में आ रही हो तो भाई मेरे भाई सभी भाइयों को बताओ, शेयर करो उनको। फ्री ऑन यूट्यूब पर क्लास है, कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। कहीं नोट्स, SST के बोल रहा हूँ, सिर्फ कोई नोट्स खरीदना चाह रहा हो वो मेरे से प्राप्त कर ले। किसी प्रकार किसी भी क्लास के अपने SST के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उससे रिलेटेड, ठीक है मेरे भाई। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम। आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत।